अच्छा सुन लो थोड़ा सा। पिछले दिन देखो क्या क्या तुम लोगों को बताए थे। पहला स्वर वर्ण हो चुका है ना, स्वर वर्ण पूरा पता है ना। ठीक, जो नहीं देखे हो, जो कल पिछले दिन नहीं आया था, तो वो सब देख लेना यूट्यूब से, ठीक है। दिख जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो रहा है, चला के देख लिया ना रे। हाँ, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात का हो रहा है कि उसमें पीडीएफ अपलोड नहीं कर पा रहे। नहीं तो ये इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे तो तुम लोग इससे नोट्स को भी देख लोगे डायरेक्ट, ठीक है। थोड़ा वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो बता, पिछले दिन जो बताए थे इसमें बता, स्वर की संख्या कितना है संस्कृत में। हाँ, संस्कृत में 13 है और हिंदी में 11 है। पता है कि ना। ठीक, अच्छा कौन कौन है पता है ये, अगर लिख देंगे तो पता चलना। देखो, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ, हाँ री दीर्घ री ली ए, हाँ आए ओ और आओ, है ना। ये कितना हो गया 13। अब ये संस्कृत वाला लिखे हैं, ये चीज याद रखना है। ये किसका लिखे हैं, संस्कृत का। तो हिंदी में जो होता है ये दोनों को छोड़ के, है ना, कोई दिक्कत। तो इसमें देख रहे हो कि अगर इसमें अगर देखोगे, हिंदी में देखोगे तो ये बाकी यहाँ पे देख रहे हो 2 4 6 7 और 4 11। और अगर संस्कृत में पूछेगा तो ये दोनों भी जोड़ लेना है, कोई दिक्कत, समझ गया। उसके बाद देखो, इसमें भी बताए थे हरस स्वर हिंदी में कौन कौन होगा, 1 2 3 4। और अगर संस्कृत में पूछ दे तो ये भी ले लेना है। लिरी भी हरस स्वर में आता है या मूल स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में बाकी सारा। हरस स्वर की संख्या हिंदी में 4, दीर्घ स्वर हरस स्वर की संख्या संस्कृत में 5, एक एक बढ़ जाता है। और उसी तरीके से दोनों मतलब दीर्घ स्वर में भी बढ़ता है। यहाँ तक तो बताई दिए हैं। अब उसके बाद ये भी बताए थे कि कैसे देवनागरी लिपि में क्या बोलते 52 वर्ण है ना, 13 स्वर है, ठीक है। उसके बाद 6 संयुक्त वर्ण है, और उसके बाद 33 व्यंजन वर्ण है। य क से लेकर के ह तक। तो क से लेकर के ह तक जो है वो कितना हो गया 33, ठीक है। अक्षत्र ज्ञ ड़ अढ़ और स्र, तो ये हो गया संयुक्त वर्ण। और 13 ये कितना हो गया 52, याद रहेगा। तो ये सब चीज तो पढ़ चुके हो। थोड़ा सा व्यंजन वर्ण के बारे में भी बता देते हैं। अच्छा, स्वर वर्ण का खासियत क्या है कि इसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण का जरूरत नहीं पड़ता है ना। चल आगे देखोगे, अगर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये भी बता चुके थे व्यंजन वर्ण, है ना। व्यंजन वर्ण को व्यंजन वर्ण को कितने भाग में बांटे थे सबसे पहले। हाँ, कौन से आधार पे, प्रयोग के आधार पे। इसको लिख ही देते हैं प्रयोग के आधार पर, है ना। तो कौन कौन था, स्पर्श वर्ण, हाँ अंतः स्पर्श वर्ण, पहले इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखो दूसरा, पहला तो ये हो गया उस, हाँ उसके बाद अंतः अस्थ वर्ण। उसके बाद तीसरा उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण। तो ये याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या बताए तो दूसरा बताओ तो। हाँ, उच्चारण के आधार पर या उच्चारण के समय प्राण वायु दिखाए थे ना। हाँ, प्राण वायु के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो देखो इसमें कितना बताए थे बोलो तो। हाँ, 2, कौन कौन, पहला हाँ अल्प प्राण, और इसकी संख्या भी बता दिए थे। और दूसरा क्या है, महाप्राण। ये सब तो कंप्लीटेड है। अब तीसरा जो है क्या था, हाँ उत्पत्ति के आधार पर ना, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, तो ये भी याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पर ये कितना है, अघोष वर्ण, है ना। पहले अघोष ही याद रखना और दूसरा घोष वर्ण, है ना। ठीक, वर्ण देखो कैसे करके लिखे थे हम लोग पिछले दिन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। कौन कौन है, क ख ग घ ङ, फिर च, च वर्ग में देखो च, उसके बाद क्या छ ज झ ञ,
अच्छा, इसके सीक्वेंस में भी उल्टा पुल्टा नहीं करना, हालांकि बचपन से तुम लोग यही पढ़ते आ रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ठ ड ढ मूर्धन्त न, तो उसके बाद देखो थ द ध दंत न, प फ ब भ म, य र ल व, हाँ, तालव स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। देख रहे हो ना? ठीक, तो इसमें यहां से यहां तक कितना है? 25, यहां से यहां तक 25 हुआ, और ये 8, कितना हो गया? 33। चलो, इन सबों को हम लोग क्या बोले थे? स्पर्श वर्ण। अगर हम लोग प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण में। तो ये जो पांचों वर्ग है, इसमें पांचों वर्ग में, पांचों भाग में जो बांटा हुआ है, ये 25 जो देख रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श वर्ण। क्यों स्पर्श वर्ण बोलेंगे? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह का, हाँ, दो अंग आपस में स्पर्श करता है, टच करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो कंठ में तो जीभ जाके टकरा नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी और सब में अगर देखोगे च से लेकर के म तक में, तो क्या होता है? जैसे च छ बोलते हैं तो तालू में जीभ सटता है, ठ में बोलते हैं तो सट जाता है। हालांकि यरल जब बोलोगे ना तो सटने का प्रयास करेगा लेकिन सटेगा नहीं, है ना, लेकिन इसमें पूरी तरीके से सट जाता है, टच हो जाता है, तो इसीलिए इसको स्पर्श वर्ण कहा गया था, याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो, स्पर्श वर्ण को भी अगर देखा जाएगा तो कितने वर्गों में बांटा गया? कितने वर्ग में बांटा गया? तो 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श वर्ण को कितने भाग में बांट दिया? 5 वर्ग में बांट दिया। इसको कौन सा वर्ग बोलेंगे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यौरलव में देखो 4 इधर हो गया अंत अस्त वर्ण, 4 उष्ण वर्ण, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण में भी बता दिए थे अच्छे से। अल्प प्राण किसको किसको बोलते हैं? ये देखो, ये वाला है ना, यू के शेप का बताए थे आकार, है देखो यहाँ, घेर दो थोड़ा सा, तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ, देख रहे हो, यू शेप का है ना, ठीक। तो इसके अंदर जितना है महाप्राण है, बाहर वाला अल्प प्राण है। इसकी संख्या कितना? 5 5 10 और 4 14, और इसका संख्या बाकी जो अल्प प्राण है उसकी संख्या 19। इसमें क्या होता है? तो हकार की ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या? अधिक मात्रा में हवा निकलता है ना, प्राण वायु का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, तो इसीलिए इसको महाप्राण बोला गया। और इसमें इसके परिभाषा को जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कहीं, ठीक है, महाप्राण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होता है, अल्पप्राण में हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। बाकी और तुम लोगों को जिसको बता चुके हैं तो उस सबको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझा दिए क्योंकि बहुत अब बच्चा अब्सेंट था उस दिन, है ना। कुछ कुछ तो चले गया था वापस घर, शायद 12 वाला कुछ गया भी था उस दिन, कह रहे। हाँ, अच्छा, जो भी है, कोई दिक्कत? चलो, तो अल्प प्राण और महाप्राण में बताए थे अंतर क्या होता है ना, ठीक। अच्छा, इसका अल्प प्राण और महाप्राण के परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हो, प्रत्येक वर्ग का, देखो 1 2 3 4 5 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं प्रत्येक वर्ग का वर्ग, और फिर द्वितीय वर्ण, नौ मतलब क्या? वर्ण मतलब क्या हुआ? अक्षर, तो दूसरा अक्षर यानी कि द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और उष्ण वर्ण। क्या हो जाएगा? उष्ण वर्ण। हाँ, कौन सा वर्ण बोला जाता है? हाँ, कौन सा? महाप्राण, ठीक। तो ये चीज याद रखना है, बात समझ में आ गया? चलो, अब उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोग वर्गीकृत किए हैं ना, तो ये घोष और अघोष और घोष वर्ग में, तो इसको देखो, घोष और अघोष वर्ग में, तो देखो इसमें क्या करना है, ठीक है। क्या हुआ? कोई दिक्कत है कि? यहाँ देखो, ऐसे करके इस आकृति को देखना थोड़ा सा, अंदर में जितना भी है ये क्या है? अघोष वर्ण है। क्या है? हाँ, अघोष वर्ण है। देखो, तीनों स्व भी है कि ह भी है? देखो तो, ह भी होगा ना। कहीं कहीं देखते हैं कि एक में ह हटा दिया है, ठीक है, कहीं कहीं पे देखने मिलता है, लेकिन पता नहीं क्या इसका रीजन है। कहीं देखने को मिलता है, कहीं देखने को मिलता है। यहाँ भी देखो नोट्स में लिखे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, अघोष वाले में देखना, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण एवं तालव स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, हाँ ठीक, हटाया हुआ है। कोई दिक्कत? ये देख रहे हो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण,
द्वितीय वर्ण और तालव स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व को हाँ अघोष वर्ण बोला जाता है, बाकी सबको घोष वर्ण बोला जाता है। इन तीनों स्व को हम लोग सकार भी कह सकते हैं। क्या? अब कौन सकार में कौन सा स्व लिखोगे तो ये लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? सकार, सरकार नहीं याद रखना है, सकार। सकार मतलब क्या? जैसे क का कार बोलते हो, है ना, जैसे अकार, ईकार, उकार, रे, रीकार, लीकार, ऐसे कर, ऐसे बोलते हो ना, तो उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे? स्व या तो सकार, है ना, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना। तो ऐसे भी बोल सकते हो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और सकार को अघोष वर्ण कहा जाता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और सकार को अघोष वर्ण कहा जाता है। ये पैटर्न याद रखना, पैटर्न से बहुत अच्छा याद हो जाता है। पहले अघोष वर्ण होता है, बाद में घोष वर्ण होता है। एक अगर अघोष वर्ण याद हो गया तो दूसरा याद होगा कि नहीं? स्वाभाविक है कि याद हो जाएगा। अब घोष वर्ण, अघोष वर्ण की संख्या कितना हुआ बताओ? कितना हुआ? 13। 5 5 10 और 3 13। वहां भी देखो लिखे होंगे, इसकी संख्या कहीं लिखे हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा भी नहीं है। हालांकि ये जो व्यंजन वर्ण पढ़ा रहे हैं इससे सवाल डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन जब संधि पढ़ाएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है संधि को समझने के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो देखो, अगर पूछा जाए कि ये कहीं से भी अगर तुम लोग याद करना चाहोगे तो इसमें ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और सकार को अघोष वर्ण कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ग का देखो, अब याद रहेगा, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, हाँ, अंत अस्त वर्ण और ह, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, य, र, ल, व एवं ह को हाँ घोष वर्ण बोला जाता है। बाहर वाले को घोष, अंदर वाले को अघोष। याद रहेगा, पहले अघोष वर्ण है, बाद में घोष वर्ण है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे बोल दिया है, देखो ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा क्या अंतर है देखोगे। अच्छा, इसका उच्चारण स्थान भी कल बताए थे ना, क्या बताए थे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ बताए थे। हाँ, इन सभी का वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, इन सभी का तालु से, इन सभी का हाँ मूर्धा से, हाँ इसका दंत से, इसका ओष्ठ से। याद कैसे रखने बोले थे? क से कंठ होता है तो कंठ, ठीक है। ये वाला छोड़ देना, बोले थे कि याद ऐसे डायरेक्टली तो याद हो ही जाएगा, लेकिन अगर ये याद नहीं हो रहा है, कोई इसमें रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मूर्धन्त न है तो मूर्धा से स्टार्ट होगा, मूर्धा से क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान कहाँ जाएगा? मूर्धा। मूर्धन्त न इसमें है तो मूर्धा से, दंत न है तो दांत से। और ये प फ जब बोलते हो तो इसमें देखा होगा होठ सटता है आपस में, आपस में होठ सटता है, मतलब ओष्ठ से। तो कंठ हो गया, और दूसरा एक पांचवा क्या बचा? तालु। एक तालु, अन्य जो बचा वो क्या हो जाएगा? तालु। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब याद रखना। उच्चारण स्थान में ये बताए नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना। अब देखो क्या बता रहे थे कि घोष और अघोष वर्ण में थोड़ा सा अंतर क्या है, समझना थोड़ा। जैसे हम लोग क ख बोलते हैं, क ख दोनों का स्वर एक जैसा, च छ, लग रहा है ना कि क से ही जुड़ा हुआ ख है, लेकिन जब ग बोलते हैं तो पूरा टोन ही बदल जाता है ना। देखो, एक चीज समझना है, जब अल्प प्राण महाप्राण पढ़ रहे थे, जब क बोलते हैं तो थोड़ा कम जोर से बोला जाता है, और ख जब बोलते हैं तो हवा ज्यादा निकलता है ना। क बोलते हैं तो नॉर्मली बोला जाता है, ख जब बोलोगे तो हवा अधिक मात्रा में निकलता है, यानी कि प्राण वायु का अधिक प्रयोग होता है, जिसके कारण इसको बोला, इसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न होता है ना। ठीक। तो क को जब बोल रहे हैं और ख को जब बोल रहे हैं, लगभग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी तरह ग घ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, लेकिन अंगो कैसे जुड़ा है? तो अंगो में तो भी ग देख रहे हो, छुपा हुआ लग रहा है ना अंग, है ना, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना। उसी तरह ज झ इ ये तीनों में जुड़ा हुआ है, ड ढ न इसमें जुड़ा हुआ है, द ध न इसमें जुड़ा हुआ है, ब भ म इसमें जुड़ा हुआ है। मतलब तुम लोग जब बोलोगे, देखो च छ, इंग्लिश भी तुम लोग पढ़ते हो तो इसमें क्या हो जाता है? देखो तो हाँ सी एच और इसका सी डबल एच एक ही जैसा है, जबकि इसमें जे आ जाता है। जैसे वहां सी था, यहाँ जे आ गया। यहाँ पे देखोगे क्या है? के, और यहाँ के एच, देख रहे हो? अच्छा, के एच मतलब, एच मतलब ह होता है, ह मतलब हकार। ज्यादा तो इंग्लिश से याद कर लोगे इसको। अरे इंग्लिश से ज्यादा सुविधा हो जाता है। अब तुम बोलते हो नहीं, आप छ को कैसे याद करने बोले थे?
KSH मतलब कौन, देखो अक्षर में कौन कौन सा वर्ण है? क प्लस तालव स और प्लस अ, बोले थे KSH, और इसका तो लिखेंगे अलग से, ए लिखाता है ना, कोई दिक्कत? ठीक, ए लिखाता है, हर एक जगह पे नहीं लिखाता है, हाँ साइलेंट रहता है। जैसे क का के भी होता है, के भी होता है, बहुत जगह पे तुम लोग देखो के ए का यूज करता है, और बहुत जगह पे देखोगे के का यूज करता है। देख रहे हो ना, के से क हो गया, एस एच से अलग से। तुम तब को मतलब सोचो ना कि जब तक कि रेगुलर नहीं पढ़ते रहोगे, ये भूल जाएगा कि अक्षर में क्या है, लेकिन अक्षर का तुमको याद होगा स्पेलिंग ये इंग्लिश में, है कि ना, उससे निकाल लोगे तुरंत, तो कितना अच्छा आइडिया है इसका। अंग्रेजी को उतना ज्यादा मतलब नहीं, उसको भगाना नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है, जहां पे जरूरत है ना, जहां फायदा मिल रहा है ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गया? अंग्रेजी से हम लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है और नहीं लेना चाहिए, ठीक है, जहां जिसको जहां पे जिस तरीके से जिसका फायदा ले सकते हो ले लो एकदम, ठीक है, समझ गया इस चीज को। अब देखो आगे, तो इसमें देख रहे हो कि क और ख का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, ग ग अंग का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को अलग रखा और इसका, हाँ इसको अलग रखा। बात समझ में आया? तो इतना तक समझ आ रहा है ना? व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण हुआ है तो स्वर क्यों लेंगे? क्या बात समझ में आया? तुम्हारा सवाल क्या है कि घोष वर्ण में स्वर भी लेंगे या नहीं लेंगे? स्वर, स्वर का तो वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, स्वर का वर्गीकरण हो चुका है, किसमें किसमें? हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। हरस्व स्वर की संख्या जान रहे हो? अच्छा, अघोष वर्ण की संख्या कितना होगा? 14, 13, 5 5 10 3 13, और घोष वर्ण की संख्या, हाँ 19 की 20 रे, 20 हो जाएगा ना, 5 5 10 5 15 और 5 20, 4 इधर और 1 इधर छूट गया था, सो ह को कहाँ छोड़ दोगे, है ना। ठीक, ह हमारे लिए स्पेशल है, पता है ना, हाँ जो बचा खुचा प्राण होता है निकाल देता है थोड़ा, बताए थे ना कल। तो ये सब चीज याद रखना है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? क्या अब उच्चारण स्थान को हम लोग समझेंगे? अच्छा एक चीज और है, ये सब देखो जीवा मूल्य और उपधमनीय, ये सब चीज का जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत? ये सब चीज का तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें बोल दिए हैं कि क और ख के पूर्व जब अर्ध विसर्ग का प्रयोग होता है तब वह जीवा मूल्य कहा जाता है, और उपधमनीय का प्रयोग, उपधमनीय में बोला है कि प और फ के पूर्व जब अर्ध विसर्ग का उपयोग होता है तो उसको जीवा मूल्य बोला जाता है, कि उपधमनीय बोला जाता है, याद रहेगा। ये सब चीज में जरूरत नहीं है, नहीं कभी जरूरत पड़ेगा तुम लोगों को। संस्कृत अगर पढ़ते हो आगे जाके देखोगे, अगर आगे जाके पढ़ोगे तो फिर इसको पढ़ने में क्या है, फिर दोबारा पढ़ लोगे बढ़िया से। अभी तो इसका जरूरत नहीं ना है, उतना क्यों गहनता में हम लोग जाएं। वर्णों के उच्चारण स्थान में देखो, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को हम लोग एक बार बढ़िया से लिख लेंगे, तब वर्णों के उच्चारण स्थान को जानेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभ्य का वर्गीकरण करेंगे ना, सबका वर्गीकरण तो करना पड़ेगा, सबका वर्गीकरण नहीं करोगे तो कैसे होगा? अब पूछ देगा, मान लो कि देखो वर्गीकरण इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक जैसा जो है उसको एक ग्रुप में बांट देंगे और उससे फिर संधि करने में हम लोगों को ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। संधि जब बनाओगे तो सिर्फ व्यंजन ही थोड़े आएगा, एक साथ में हो सकता है स्वर भी आ जाए, कभी कभी तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएगा, कभी सिर्फ स्वर रहेगा, कभी सिर्फ व्यंजन रहेगा, फिर विसर्ग भी आ जाएगा। तो संधि में भी पढ़ोगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो देखो वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, है ना, वर्णों के उच्चारण स्थान। आला देखो, अच्छा हम लोग स्वर का बात कर लेते हैं पहले। स्वर क्या क्या है? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, हाँ ये नहीं होगा, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, लिरी, ए, आय, ओ, आओ, है ना। चल उसके बाद और क्या करना है? क्या? हाँ संस्कृत में, हिंदी में नहीं, पिछले दिन भी बताए हैं,
सैटरडे को बताए थे ना। ठीक। व्यंजन में कौन कौन है? हाँ, क वर्ग में देखो क, ख, ग, घ, अंग, च, ख, ज, झ, ञ। ठीक है। ट, ख, ड, ढ, मूर्धन्त न, त, फ, द, ध, दंत न। ठीक है। उसके बाद मूर्धन्त स, दंत स, अ। देखो यहाँ क्या हम लोग अब बात कर सकते हैं कि किसका किसका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है क्या? चलो इधर थोड़ा लिख देते हैं, जगह है कि नहीं यार? हाँ है तो जगह। ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? कंठ का, है ना। कंठ उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से, फिर तालु से, फिर मूर्धा से, हाँ, दंत से, हाँ, दंत से, ओष्ठ से। उसके बाद देखो क्या लिखा है? नासिका, नासिका, नासिका से कंठ, कंठ ताल नहीं, दूसरा लिखा कंठ तालव्य होगा, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ तालु। हम कंठ तालु ही लिखते हैं। उसके बाद कंठ ओष्ठ, उसके बाद हाँ दंत ओष्ठ, है ना। और फिर हाँ अनुनासिक, अनुनासिका। ठीक है, अनुनासिका। देख रहे हो कितना हो गया? मुख्य रूप से कितना है? 5 ही है, 5 नहीं 6। मुख्य रूप से कितने हो गया? 6। और बाकी सब के लिए हम लोग देखो अलग अलग फिर जोड़े हैं। कंठ और तालु दोनों है, ओष्ठ और कंठ और ओष्ठ दोनों है, दंत ओष्ठ दोनों है, अनुनासिक के, अनुनासिक देखो नासिका के साथ अनु लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा पहले, नासिका से ही आगे, है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये चीज तो जान ही रहे, इसमें किसका उच्चारण होगा? क वर्ग का तो जरूरी होगा, है ना। इसमें ट वर्ग का जरूर होगा, इसमें ट वर्ग का जरूर होगा, इसमें त वर्ग का जरूर होगा, इसमें प वर्ग का जरूर होगा, इसमें अंतिम वर्ण जरूर होगा, अंतिम वर्ण, है ना। अंतिम वर्ण मतलब समझ रहे हो? हाँ, ये अंग, य, मूर्धन्त न, दंत न और म। ठीक है, अभी बताएंगे प्रैक्टिकली, थोड़ा सा समझाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक तो चलो हो ही गया है। उसके बाद देखो 1 मिनट रुक जा, इधर थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें कि इसमें अ आ भी रहेगा और ह भी रहेगा, है ना। और ऊ का, विसर्ग का, हाँ ठीक, ठीक। अ आ क वर्ग और ह, ह के बाद और कुछ है? वहां गलती से टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उस जगह पे देखना। और विसर्ग का, ठीक है। देखो प हो गया, अ हो गया, आ हो गया, ठीक है। उसके बाद ह, हाँ, और विसर्ग, और विसर्ग, विसर्ग समझते हो ना। इसको जब पढ़ते हो तो ह पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? ह। जैसे बालक में अगर लगा रहेगा विसर्ग लगा रहेगा, क्या पढ़ते हो? बालक का, मतलब इसका ह का उच्चारण, हलंत का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? हाँ, तो हलंत नहीं बोलते हैं, विसर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। कोई दिक्कत? चलो, है हरस उ भी दिया है, ऊ होगा ओठ से, ओष्ठ से, ओष्ठ वाला में देखो न होगा ऊ, देखो कहीं ना कहीं दिया होगा। हाँ, ऊ का उच्चारण ओष्ठा में देखो दिया है ना। कोई दिक्कत? चलो तालु के बाद देखो, तालु में क्या है? तालब में देखो ई, हरस ई, दीर्घ ई, य और तालब से, है ना। देखो अच्छा, च वर्ग तो याद रहेगा, हाँ, हरस ई, दीर्घ ई,
य को याद रखना, और तालब स तो तालू से नहीं होगा तो किससे होगा, ये तो समझ रहे हो। तालब स को तालू से नहीं बोलेंगे, मूर्धन्य स को मूर्धा से नहीं बोलेंगे, दंत स को दांत से नहीं बोलेंगे, तो कैसे होगा। इस स बोलने में भी अंतर होता है, ठीक है, अभी बोलवा के दिखाएंगे तुम लोगों को। चलो, ट वर्ग में क्या क्या बोलना, मूर्धा में हाँ र, मूर्धांत स, ठीक है, री, दीर्घ री भी होगा, हाँ लरी भी है, नहीं ठीक। अब दंत वाले में क्या है, हाँ इसमें लॉ भी है ना, लॉ है, हाँ, दंत सौ धन सौ नहीं होता है, यो याद रखना। तो वर्ग हो गया, लॉ हो गया, दंत सौ हो गया, और कुछ है, लिरी है ना, लॉ है तो लिरी भी होगा, ठीक। उसके बाद प वर्ग में देखो, प वर्ग में क्या हो जाएगा, प वर्ग यदि ओष्ठ में क्या हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा। उसके बाद हरस उ, दीर्घ उ, उसके बाद खत्म, इतना ही है। अच्छा, नासिका में क्या है, अंतिम वर्ण, ई अंतिम वर्ण वही हो गया। नासिका वाले में क्या है, अच्छा अन्न है, अन्न 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 है, अन्न है, ठीक है, हाँ इसका, अरे और लिखाया है अन्न होगा वहां, ठीक है। चलो, कंठ तालु में किसका हो जाएगा, देखो तो, कंठ प्लस तालु, तो मतलब कंठ से किसका उच्चारण हो रहा है, अ का, और तालु से देखो, तालु से ई का, अ प्लस ई क्या बनता है, ए और आय, ए और आय का उच्चारण कहां से होगा, हाँ, और कुछ है इसमें, चलो कंठ ओष्ठ से, ओ और आओ, ओ और आओ, उसके बाद बोलो दांत, दंत ओष्ठ से, लिखा है कुछ, व का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से मिले, व का उच्चारण, ठीक, एक ही को इसमें रे, और अनुनासिका से दिया है कुछ, अनुस्वार का उच्चारण, अच्छा तब इसमें अनुस्वार नहीं होगा, छोड़ दो, अनुस्वार इसमें होगा, अनुस्वार, हाँ हाँ, अन्न और आई उसमें चले गया। अब सुन लो, अब देखो ध्यान देना, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो देखो याद कैसे करना है, क्या ये वर्ग वाला सब याद रहेगा, प वर्ग का उच्चारण कंठ से, ठीक है, च वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दंत से, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। अब सुन लो, अब इसमें मतलब क्या, उसमें घूमना नहीं है, ठीक है, ऐसे करके मतलब अकबकाना नहीं है। देखो यहाँ तालु मूर्धा दंत, तालव से मूर्धन से दंत से, तालु मूर्धा दंत, कोई दिक्कत, समझ गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखोगे, ये हो गया तालु, ये हो गया मूर्धा, है ना, और ये हो गया दंत, कोई दिक्कत, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, और ये तो कंठ ही चले गया, है ना। ये ह का उच्चारण देखो, ह जब बोलोगे तो क्या होता है, पूरा कंठ खुला हो जाता है ना। अब बचा कौन, य, र, ल और व तो दंत और ओष्ठ दोनों हो जाएगा, दंत ओष्ठ, है ना। उसके बाद ल का उच्चारण कहां से हो रहा है, देखो तो दंत से, देख रहे हो, दंत से ल का। उसके बाद र का उच्चारण कहां से है, मूर्धा म बला से, और उसके बाद य का उच्चारण कहां से हो रहा है, तालु। तो देखो ये भी याद हो जाएगा, देखो तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, देख रहे हो, यहां पे भी था, देखो कंठ था, तालु था, मूर्धा था, दंत था, ओष्ठ था, बोलो तो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। देखो तालु मूर्धा दंत सीक्वेंस में है, एक लाइन से, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, वो को याद रखना कि द और ओ, मतलब देखो दंत और ओष्ठ दोनों से हो रहा है वो, क्यों, देखो वो जब बोलते हैं तो होंठ का भी यूज हो रहा है, ओष्ठ का, कोई दिक्कत, लेकिन साथ में दंत का भी यूज हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, दंत ओष्ठ, है ना। और इसका उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। क्या व्यंजन वाला कंप्लीट हुआ, तब हम लोग फिर स्वर में जाएंगे, क्या इतना याद रहेगा बताओ, हाँ याद करोगे सही से, समझ क्या ना, मतलब एक दो बार देखोगे इसको, पहले तो ये चीज समझ लेना, देखो ध्यान देना,
क्वावर का उच्चारण कंठ से, चौवर का उच्चारण तालु से, टॉवर का उच्चारण मूर्धा से, टॉवर का उच्चारण दंत से, पॉवर का उच्चारण ओष्ठ से। क ख छ छ ट ठ त थ प फ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये वाला अगर तुमको याद है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ तो याद हो जाएगा। अब वही देखो तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, अब छूटा ये दो ना, तो ये तो जान रहे हो का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से, और हुआ का उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से। कंप्लीट, ये याद रखना है अच्छे से। अब एक बचता है क्या, ये पंचम वर्ण, तो पंचम वर्ण का उच्चारण कहां से होता है, नासिका से भी होता है। कहां से, नासिका से। क्यों बोला नासिका से, क्योंकि देखो ध्यान देना, तुम लोग जब बोलवाएंगे किसी को तब बोलना, ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो हल्ला होगा, समझना। यहाँ जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऐसे नाक पे हाथ को रख के बोलना है, बोलवाएंगे तब, नहीं तो ऐसे चुपचाप बोलने के बाद चुपचाप रहोगे और सोचोगे कि कहाँ बोल रहे हैं, क ख ग घ, ऐसे ऐसे नहीं बोलने से होता है, जोर से बोलोगे तब। जैसे हम बोलेंगे ना, यहाँ देखो क ख ग घ अंग, जैसे यहां से यहां तक बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अंगो जैसे बोलोगे नाक पे थोड़ा सा झंझनाहट होता है। नाक पे क्या होता है, झंझनाहट होता है, मतलब नासिका से भी प्राणवायु का मतलब निर्गम, क्या बोलते हैं, निकलता है, नासिका से भी प्राणवायु थोड़ा मात्रा में निकलता है। कौन किसको प्रैक्टिकल करना है, आ जाओ यहाँ, वो नहीं करने करोगे तब क्या, देख नहीं, जिसको अगर ज्यादा, आजा सूरज, खाली बोलना है ऐसे, तुमको बताना है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या नहीं। आ जाओ, किसको आना है, कोई तो आ जाओ। कोई एक रे, तुम ही आ जाओ। हाँ नीरज, अब नाम बोल दिए, आज तुमको कौन आएगा, तुम लोगों में से भी कोई आएगा था, सूरज। अरे करना क्या है, सुन लो, अभी तुमको यहाँ हाथ रख के और बोलना है कि क से लेकर के अंगों तक, आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, इधर घूम जा। रे, अच्छा सुन लो, मजाक नहीं है, ठीक है, कोई एक तुमको चुन लेना है कि कवर का बोलना है या ओष्ठ से, मतलब कंठ से ओष्ठ तक में किसी को भी बोल सकते हो, प फ को भी बोल सकते हो, बोलना है ऐसे उंगली रख के, जोर से बोलना है, बोलो। हाँ यहाँ से उंगली रख के बोलना, हाँ कुछ महसूस हुआ, अच्छा सुन लो, इधर घूम जाना, अब तुमको जो पूछेंगे वो बताना है, खाली क्या महसूस हुआ कुछ, यहाँ जब रखे थे तो रखा था, मो जब बोला होगा तो उस समय महसूस हुआ होगा, क्या महसूस हुआ था, थोड़ा सा झंझनाहट महसूस होता है, तुम लोग देखना करके, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। इतना शर्माता है ना, मतलब अजीब है, इतना सा के लिए बता, अजीब हो रहा है कि उठ के नहीं आ रहा है रे। सुन लो, अब एग्जाम के बाद अगर मीडिया वाला आ जाए तुम लोगों के पास तो क्या होगा, अरे बेहोश हो जाओगे, क्वेश्चन देख के बेहोश नहीं होगे, मीडिया वाला को देख के बेहोश हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बस अब सुनो रे, तो बात हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पंचम वर्ण है, ये पांचों वर्ण जो है, इसके उच्चारण के लिए नासिका का भी प्रयोग होता है। तो उच्चारण स्थान मुख्य रूप से अगर देखोगे तो कितना है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है और नासिका भी है, तो कितना उच्चारण स्थान हो गया, 6, याद रहेगा। ठीक, अब तुम लोगों से ये अगर पूछ दिया जाए कि अंगों का उच्चारण, ठीक है, अंगों का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है कि नासिका से होता है, यहाँ पढ़ाए तो सर बोलता है नासिका से होगा, तो यहाँ पढ़ाए क ख ग घ अंगों का उच्चारण कंठ से होता है, तो कैसे होगा, सिर्फ नासिका से ही होगा, दोनों का उच्चारण होएगा, हो सकता है। तुमसे सवाल कर दे कि कौन हाथ से खा सकते हो, दोनों हाथ से नहीं खा सकते हो, अब खाते हो ये हाथ से, है ना, लेकिन खा तो सकते हो, दोनों हाथ से खा सकते हो, इस हाथ में गड़बड़ी क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी साफ सुथरा है, ये भी साफ सुथरा है, जितना इसको धोते हो उतना इसको भी धोते हो, है। अब तुम लोग कुछ गलत मान लो तो बात अलग है, ठीक, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
रे, क्या बात समझ आया? तो इसका उच्चारण दोनों जगह से हो रहा है, कंठ से, नासिका से। इसका उच्चारण तालु से, नासिका से। इसका उच्चारण मूर्धा से, नासिका से। इसका उच्चारण दंत से, नासिका से। और मौ का उच्चारण ओष्ठ से भी और नासिका से भी, दोनों जगह से हो रहा है। बंट जाता है, हवा का जो मात्रा है वो कुछ नासिका में चले जाता है और कुछ ओष्ठ से आ जाता है। इसमें कुछ नासिका में जाता है, कुछ ओठ में चले जाता है, ओठ के पास, है ना। अंगो जब बोलते हैं अंगो, तो कंठ का भी यूज हो रहा है और नासिका भी। मौ जब बोलते हैं, मौ जब बोलते हैं तो होठ भी तो सट रहा है। तो कैसे बोलेंगे कि सिर्फ इसका नासिका से उच्चारण हो रहा है? नहीं। अंगो, कौन बताया तुमको? 1 मिनट, अभी तो तुम ये भी बोल रहा था, इसको कौन सा बोल रहा था ये? धन स, तब हाँ, ये धन स है, ये गरीब स है, और ये भिखारी स है ना। गो तो अंगो, गो बोला था, गो। हाँ, क ख में रिलेट है, किसका? क ख में रिलेशन है, क ख में रिलेशन है, ग घ अंग में रिलेशन है। तो अंग नहीं बोलेंगे, अंग बोलेंगे, ठीक है। अब बहुत लोगों को सुनते बोलते हुए सुनता होगा कि अंग को अंग भी बोलते हुए सुनता होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना। इसको क्या बोलते हैं? दंत स। हाँ, धन स नहीं, दंत स। इसको हाँ, मूर्धन्त स। मूर्धा से अंत हो रहा है, मूर्धा से उच्चारण हो रहा है, इसलिए मूर्धन्त स। ये तालब स, तालु से उच्चारण हो रहा है। कोई दिक्कत? समझ गया? अब सुनो आगे, व्यंजन टोटल खत्म हुआ। एक चीज और है, अगर ये सारे वर्णों का उच्चारण कंठ से हो रहा है तो इसको कंठय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंठय। मतलब कंठ में य भी लगा दो, हलंत लगा के, तो क्या बन जाएगा? कंठय। समझ गया? ठीक। इसको क्या बोला? कंठय। इसको क्या बोला? सबको, इस सारे को क्या बोला? तालव्य। इसको क्या बोलेगा? तालव्य। मतलब इसको कंठय बोला, इसको भी बोला कंठय, इसको भी कंठय बोला, ह को भी कंठय बोला। अभी यहीं पे देख लो, क वर्ग में जितना है सब अ आ ह और विसर्ग, सबको कंठय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कंठय। अब इन सबों को देखो, च वर्ग को, हरस्वी दीर्घी, य और तालब स को तालव्य बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तालव्य। चलो, इसको मूर्धन्य, इसको इन सारे वर्णों को मूर्धन्य, मूर्धन्य। समझ गया? ठीक, मूर्धन्य लिख दें क्या? मूर्धन्य, ठीक है, ऐसे। उसी तरह से इसको क्या बोला जाएगा? तालव्य। इसको हाँ, कंठय, ठीक है, ठ में हलंत है। उसके बाद देखो, हाँ, दंतय, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य या ओष्ठ्य, ठीक है। और इसको नासक, नासिक्य, नासिक्य, क्या बोला जाएगा? नासिक्य। तो अंतिम वर्ण को नासिक्य भी कहा जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब स्वर वर्ण को थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ, 1 मिनट सुन लो। देखो, अ आ हरस ई, है ना, अ आ, देखो हरस्वी दीर्घी है, हरस उ दीर्घ यहाँ पे आ गया, हरस्वी दीर्घ यहाँ आ गया, री दीर्घ री यहाँ आ गया, ठीक। ए आय ओ औ। अब थोड़ा सा समझ लोगे, 1 मिनट थोड़ा सा समझ लोगे। जब ए बनाते हैं तो ए को बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, बोलो तो? हाँ, बोलो क्या बनता है? अ प्लस ई की ई प्लस अ? अ प्लस ई, अ प्लस ई, है ना। उसके बाद बोलो इसमें अ, हाँ, इसको जब बनाओगे, ओ को जब बनाओगे तो क्या बनेगा? अ प्लस उ। क्या बनेगा? अ प्लस उ। देखो, हुआ को तो बता दी दंतोष्ठ, क्या कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे, ये हो गया कंठ, ये यहाँ कहां से उच्चारण होगा? कंठ से। ये तालु से, ये ओष्ठ से। कंठ हो गया, तालु हो गया, ओष्ठ हो गया, मूर्धा दंत नहीं लिखा यहाँ, है ना। कोई दिक्कत? कंठ, तालु, ओष्ठ। अच्छा, ऊ जब बोलते हैं तो
बोलने में भी कुछ कुछ चीज तो ऐसा है जो पकड़ लोगे तुरंत। ऊ देखो गोल हो रहा है ओठ, आगे ऊ का प्रयोग बिना ओठ का प्रयोग करे ऊ को नहीं बोल पाओगे, है ना। रे सुन लो, अब देखो यहाँ ऊ का उच्चारण कहां से होगा, ओष्ठ से। पकड़ लोगे ना बोल के। अगर क्लास में मान लो कि एग्जाम में आया कि ऊ का उच्चारण कहां से होता है, ऊ बोलोगे तो तुरंत ओठ का प्रयोग हो जा रहा है ना। ये तो ऐसे जान जाओगे। उसके बाद देखो री और दीर्घ री में क्या है, रॉ तो है ना। री और दीर्घ री में क्या है, रॉ तो देखा, आधा आधा रॉ है ना। क्या है, रॉ है। ये दोनों में रॉ है, तो रॉ होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है, इसका उच्चारण कहां से होगा, मूर्धा से। देखो वहां मूर्धा वाला में लिखा है, क्या कोई दिक्कत, समझ लो थोड़ा सा। देखो यहां तो याद रखने बोले थे ना, तालु मूर्धा दंत, तो ये मूर्धा से हुआ, तो ये भी मूर्धा से होगा। अब लॉ का उच्चारण कहां से हुआ, लॉ का उच्चारण देखो, लॉ का उच्चारण कहां से, दंत से। तो ली का भी उच्चारण दंत से, ये मूर्धा से हुआ, ये दंत से हुआ। अब तुम लोगों को थोड़ा सा ये दोनों का जरूरत है। ये दोनों में देख रहे हो क्या है, ए में क्या है, अ प्लस ई, तो इसका उच्चारण कहां से, कंठ से। इसका उच्चारण कहां से, तालु से। तो कंठ तालु दोनों हो गया, कंठ तालु दोनों। देखो लिखे हैं ना, कंठ तालब्य में लिखे हैं, कंठ तालब्य में, है ना। कोई दिक्कत, क्या बोला जाएगा, कंठ तालु दोनों से उच्चारण है, तो कंठ तालब्य बोला जाएगा ये दोनों को। तो ए आई में क्या था जो इस तरह हुआ, अ प्लस ई, तो ई का उच्चारण जान रहे हो, अ का उच्चारण जान रहे हो, इसमें क्या दिक्कत हुआ, कोई तरह का दिक्कत है, ठीक। कहा, हाँ अच्छा वाह, आज हमको भी सिखाने लगा तुम लोग रे। हाँ, हरस ई दीर्घ ई, हर एक जगह देखो यहाँ पे बोल रहे हैं जनरली, लेकिन ई समझ जाना कि यहाँ पे हरस ई लिखा है ना। कोई दिक्कत, समझ गया, ठीक। अब सुनो आगे, बैटरी अब लैपटॉप का 8%। अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट हो गया है। देखो यहाँ इसको समझ गया क्या, अब कंठ ओष्ठ में देखो जान पाएंगे कि नहीं, ओ और आओ का उच्चारण कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, अ का उच्चारण कहां से, कंठ से, उ का उच्चारण ओष्ठ से, तो कंठ ओष्ठ का लाएगा। अच्छा कंठ ओष्ठ, और इसमें व में क्या था, दंत ओष्ठ। ये को याद रखना, ये बहुत खतरनाक है, किसी से मिल ही नहीं रहा है। ये क्या है, दंत ओष्ठ, बस बाकी खत्म। अनुनासिका से अनुस्वार का, अनुस्वार अनुनासिका, देखो अनुस्वार है तो अनुनासिका। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ आ गया। तो चलो अब अगले दिन हम लोग संधि प्रकरण स्टार्ट करेंगे, 2 दिन में कंप्लीट हो गया है, ठीक। चलो